गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मौर्य डायनेस्टी अपन पढ़ रहे थे और 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। तो दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ मौर्य डायनेस्टी। 5 क्लासेस में मैंने मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट किया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे 4 वीडियो इसके पहले के देख लें, क्योंकि बीच में से देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में ऐसा लगेगा। तो इसके पहले के 4 वीडियो देख लें, उसमें मैंने डिटेल में मौर्य डायनेस्टी को कवर किया है। एक बार अपन जल्दी से उसको गो थ्रू कर लेंगे कि क्या क्या हो गया है मौर्य डायनेस्टी में, और उसके आगे मैं आपको आगे पढ़वाऊँगा। ये जो नोट्स हैं मेरे, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे वो आप यूपीएससी दें, एमपीपीएससी मेंस के लिए, प्री के लिए, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दें, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज़, व्यापम। ये खुद में सफिशिएंट नोट्स हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट आपको दे दिया है तो आपको और कहीं से कुछ करने की, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले भी मेंस की तैयारी कर चुके हैं, दूसरी तीसरी बार मेंस दे रहे हैं, तो आप मेरे नोट्स को जल्दी से गो थ्रू करके, अगर कोई चीज़ नई अच्छी लगती है, कोई नया आपको पॉइंट मिलता है मेरे नोट्स से, तो उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करें और अपने नोट्स को एक कंटेंटफुल और अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये नोट्स पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को डिटेल में कवर करते हैं और इस प्रकार की सीरीज पूरे यूट्यूब पे और कहीं नहीं है इतनी डिटेल में बताने वाली। ठीक है, तो मेरे जितने अभी आज ये शायद 20वीं या 20 क्लास हो चुकी हैं, 15-20 समथिंग क्लास हो चुकी है। तो आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें हेल्प मिलेगी और आपको पूरी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएगी। तो अभी अपन मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे थे, 4 क्लासेस मैंने कंप्लीट कर चुका था। एक बार जल्दी से जो जितना हो गया है उसको मैं 2 मिनट में अपन उसको देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो मौर्य डायनेस्टी अपन देख रहे थे। सबसे पहले अपन ने जो है ये सब चीज़ें तो अपन ने पहले देख ली थी पुराने, जब मैंने मगध पढ़ाया था, मगध एम्पायर, महाजनपद, उनमें शुरू में 3 डायनेस्टी पढ़ा दी थी और ये 4थी डायनेस्टी अपन पढ़ रहे थे। उसके बाद अपन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत में इन्वेजन देखा, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी देखी कि वो कहाँ से आया था और वो क्या क्या हुआ भारत में आने के बाद। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर के जाने के बाद भारत में क्या क्या जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली और क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, तो उसको भी अपन ने डिटेल में देखा था। ये सीधे क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं, तो इसमें से आप चीज़ें याद रखें। ठीक है, अलेक्जेंडर का ये पूरा अपन ने क्रोनोलॉजी देखी। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर के जाने के इफ़ेक्ट क्या हुए भारत में आने के, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। फिर मौर्य डायनेस्टी के बारे में अपन ने चालू करा कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है एक चाणक्य के अर्थशास्त्र से और एक अपना मेगास्थनीज के इंडिका से। इसके अलावा भी कुछ और हैं डिटेल, वो सारी अपन ने देखी। अर्थशास्त्र और इन पर सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको डिटेल में कवर किया है। आप इनको यहाँ से जितने पॉइंट हो सकते हैं आप उसको ऐड करें। मेगास्थनीज के इंडिका से जानकारी मिलती है, बुद्ध और हिंदुओं के स्क्रिप्ट से भी मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है, और जैनिज़्म के स्क्रिप्ट से भी जानकारी मिलती है। और ये ढेर सारी चीज़ें जहाँ से अपने को 7 पॉइंट है जहाँ से अपने को मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर ये मौर्य डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी देखी थी अपन ने। इन सब में से केवल 3 लोग इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। बिंदुसार 2019 में 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, बिंदुसार के बारे में पूरा लिखिए। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। तो मैंने इन सभी को डिटेल में दिया है, आप इन सभी को एक बार वीडियो देख लें। मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो केवल इन तीनों पर ही बनते हैं, क्योंकि इन तीनों ने काम किया है मौर्य डायनेस्टी में। इनके बाद जितने भी आए हैं वो सब उनके समय धीरे धीरे जो है वो राज्य जो था इनका ख़त्म होना चालू हो गया था, और इससे यहाँ तक आते आते तो वो मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो गई। अशोक ही सबसे आखिरी और सबसे महान राजा था मौर्य डायनेस्टी का। तो अपन ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी क्रोनोलॉजी देखी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने के यहाँ पे कैसा सिस्टम था ये पूरा अपन ने देखा। चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग देशों ने अलग अलग नाम दिए थे, अलग अलग भाषाओं में, वो सारे नामों के बारे में देखा, टाइटल्स के बारे में। बिंदुसार को अपन ने देखा था, ये क्वेश्चन सीधा आया था। अशोक को देखा था अपन ने पूरे डिटेल में। अशोक को सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो भारत का सबसे महान राजा है और आज भी अशोक का इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, अशोक के स्तंभों और स्तूपों से ही भारत में बहुत सारी चीज़ों को आज भी लिया गया है। इसलिए मैंने अशोक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था। आप अशोक को एज इट इज़ यहाँ से देख लें, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी क्रोनोलॉजी है अशोक का। 4-5 स्लाइड में मैंने अशोक को कंप्लीट कराया। उसके बाद अशोक के जीवन में एक बड़ा युद्ध हुआ जिसको कलिंग वार बोला जाता है। कलिंग वार से अशोक के क्या क्या इफेक्ट आया, उसके बाद अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इफेक्ट आया, अशोक के जीवन में क्या क्या अचीवमेंट हुए, उसको अपन ने देखा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के धम्म के बारे में आप बताएं, डिटेल में बताएं। ऐसे लाइक क्वेश्चन में आ सकता है ये किसी में भी। अशोक ने एक धर्म चलाया जिसको धम्म कहा जाता था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को उसने उठा के एक नया धर्म बना दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है सीधा आ सकता है। इन सभी की आप डिटेल में देख लें, इसमें मैंने सब चीज़ें कवर कर दी थी।
ठीक है। उसके बाद रॉक एडिक्ट में जिसमें धम्म के बारे में बताया गया था। तीसरी बुद्ध काउंसिल जो अशोक ने करवाई थी उसके बारे में देखा। फिर ये सारे राजा अशोक के बाद दशरथ, संप्रीति, शलीशुक, देववर्मन, शतवाहन और बृहद्रथ, ठीक है। तो ये आखिरी राजा होने के बाद ये जो है मौर्य डायनेस्टी खत्म होती है। अब ये तो सब हो गया राजाओं का काम, राजाओं की डिटेल आप देख लेना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मौर्य डायनेस्टी पूरी दुनिया भर में फैली थी। पूरे हिंदुस्तान में, मतलब दुनिया भर बोले तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, उधर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक तरफ, इधर नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, सब तरफ इतना ज़्यादा फैल गया था। तो उसके कारण क्या थे? तो उसके कुछ कारण थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में, मेरा टॉपिक पढ़ाने का एक ही तरीका है, जो भी टॉपिक लेता हूँ मैं उसकी ये सारी डिटेल अपन कवर करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी तब भी ये सारी चीज़ें कवर करी थी, वैदिक पीरियड में भी सब किया था, पोस्ट में भी ये सब किया था, महाजनपदों में भी ये सब किया था। तो अब जब ये मौर्य डायनेस्टी पढ़ा रहा हूँ तो ये सभी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। मतलब मौर्य डायनेस्टी का सोशल सिस्टम कैसा था, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था, ट्रांसपोर्ट कैसा था, वहाँ का ट्रेड कैसा था, एग्रीकल्चर कैसी थी, वहाँ का कल्चरल सिस्टम कैसा था, और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट वगैरह जो लोग थे उनके बारे में। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से जो है मोटा मोटा अपन देखते हैं, और इसी प्रकार से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो फिर अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा देखा था मौर्य डायनेस्टी के बारे में। पूरे मौर्य डायनेस्टी को अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य ने या चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र में बताया है कि जो पूरा राज्य था मौर्य डायनेस्टी का, वो टोटल 7 पार्ट से मिलकर बना हुआ था, 7 हिस्सों में बना हुआ था। उन 7 हिस्सों के बारे में इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, उनके बीच में इंडिविजुअल प्री में क्वेश्चन भी आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो 7 पार्ट कौन कौन से थे उन सब के बारे में अपन ने डिटेल में देखा। पहला पार्ट होता था राजा, मतलब एक राज्य जो होता है ना वो इन 7 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वो अगर राजा के बारे में, अब दूसरा है अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री। तो अगर राजा के बारे में है तो राजा की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो क्या क्या काम करता है, राज्य का हिस्सा है वो। दूसरा फिर मंत्री आ गए, तो मंत्री क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या वो कैसे राज्य का हिस्सा हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ये 8 पॉइंट है मंत्रियों के बारे में। फिर है जनपद, म्यूनसिपालिटी जिसको बोलते हैं, है ना, जिसे अपने यहाँ जनपद पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है। इस प्रकार से एक जनपद होती थी जो मेंटेन करती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी, ये भी एक हिस्सा था एक राज्य का। फिर थे दुर्ग, किले, ये भी एक राज्य का हिस्सा था। फिर थे कोस्ट, ट्रेजरी, है ना। फिर उसके बाद जो है जस्टिस या है ना लॉ जिसको बोल सकते हैं, और आखिरी में मित्र या एली। इन सभी 7 चीज़ों से मिलकर एक राज्य बनता था। ये 7 एलिमेंट है किसी भी राज्य को बनाने के लिए, ऐसा चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था। और यही सिस्टम अपने मौर्य डायनेस्टी में इनके समय चल रहा था, मौर्य के समय। तो ये पूरी 7 सिस्टम से ही वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पता चलता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यही 7 चीज़ें मिलकर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बनाती थी। तो आप अगर कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आए, सीधा 11 नंबर में आएगा, क्योंकि उससे छोटा तो कोई मतलब है नहीं। तो 11 नंबर में इन 7 पॉइंटों को डिस्कस करना है ना। मैंने इसमें काफ़ी डिटेल दे रखी है, जितना आपसे हो जाए उतना आप इसमें उठाएँ, उसको याद रखें। फिर मौर्य की सोसाइटी कैसी थी, तो सोसाइटी में 6 पॉइंट किस प्रकार की सोसाइटी। फिर अपन ने इकोनॉमिक सिस्टम देखा मौर्यों का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लिया, सोसाइटी या सोशल सिस्टम देख लिया। अब अपन देख रहे हैं इकोनॉमिकल सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम भी अपन ने पूरा देख लिया। तो शायद मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर करवाए थे, और टोटल मिला के जो है मैंने इसमें आपको 25 पॉइंट कवर करवाए थे। टोटल इकोनॉमिक सिस्टम मौर्यों का इसमें 25 पॉइंट में कवर हो जाता है। ये पॉइंट वाइज इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना। आप चाहें तो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं 25 के 25 को, पर हमेशा पॉइंट वाइज आंसर तैयार करें। पॉइंट वाइज से क्या होता है, सामने वाला जब आपको देखता है ना, आपको लिखा हुआ है आपके नज़रिए को, तो क्लियर हो जाता है कि ये किस प्रकार से सोच रखता है। और पॉइंट वाइज याद रखना भी आसान होता है। ऐसी अगर ये सब एक साथ लगा देता मैं, तो याद ही नहीं होती, आधी चीज़ें भूल जाते हैं। पर पॉइंट वाइज आपको 25 में से 20 पॉइंट तो इजीली याद रह ही जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो देखेंगे अगर आप पूरा। तो फिर मनी इकोनॉमी, है ना, करेंसी, मौर्यों की करेंसी के बारे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में अपन देखा, एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में अपन ने देख लिया था। टोटल 8 पॉइंट देखे थे। फिर ट्रेड और नेविगेशन के बारे में अपन ने देखा था इनके, कि ट्रेड और नेविगेशन कैसा होता है। तो ये टोटल 10 पॉइंट जो था ये इन सब में देखा था। अब अगला पॉइंट है आर्क एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, है ना। आर्क एंड आर्किटेक्चर क्या होता है कि मौर्यों के समय जो भवन वगैरह होते थे, है ना,
जो घर वगैरह होते थे वो किस प्रकार से बनाए जाते थे, क्योंकि मौर्यों ने बहुत लिखाया है, स्तंभों पे लिखवाया है, बढ़िया बढ़िया पिलर बनवाए हैं उन पे लिखवाया है, स्तूप्स बनवाए हैं, बड़े बड़े महल होते थे उन पे लिखवाया है। इतना ज़्यादा मौर्यों ने काम किया है। अशोक के समय तो सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो इतना ज़्यादा जब काम होता है, ठीक है ना, तो वो किस में आता है, वो आता है आर्ट में, ठीक है ना, कला में आता है। उस समय कला की ये स्थिति थी, बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रही थी कला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आएगी आर्ट में, ठीक है। तो मौर्यों के समय दो प्रकार के आर्ट सिस्टम होते थे। एक वो सिस्टम जो राजा का जो भवन है, या राजा जो बोल सकते, सरकार जो थी, सरकार के लिए जो भवन है और जो चीज़ें तैयार की जाती थी सरकार के आदेश पर, उसमें किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन होते थे भवनों में, पिलर्स में, स्तूप्स में, ठीक है ना। और एक कंस्ट्रक्शन जो बाहर लोग करते थे, क्योंकि लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है, तो लोग अलग अलग जगह रहते थे। तो दो प्रकार के कंस्ट्रक्शन है। केव में भी, गुफाओं में भी जो है कुछ अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन मिलेंगे, वो आते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन में। एक वो कंस्ट्रक्शन है जो राजा या सरकार बनाती थी, उन मंदिरों, उन भवनों के कंस्ट्रक्शन के बारे में अपने को, उनकी आर्ट बनावट के बारे में अपने को देखना है। आर्ट में दो चीज़ें हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये इसमें आपको फोटो में दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, मौर्य आर्ट जो है ना। तो मौर्यों के जो घर होते थे, यूँ समझ लीजिए घर या मंदिर जो मौर्य बनवाते थे, तो एक बनवाते थे कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट मतलब वो मंदिर या वो महल या वो भी जो भी चीज़ें, जो आर्किटेक्चर जो राजा या राज्य खुद, सरकार खुद बनवाती थी, ठीक है। उनमें बेसिकली क्या आते थे, पैलेसेस आते थे, है ना, महल आते थे जो राजा या राज्य सरकारें बनाती थी। फिर पिलर्स आते थे, बड़े बड़े स्तंभ, पिलर्स और स्तूप्स आते थे। ये सब सरकार बनवाती थी, राज्य बनवाता था, है ना, राजा बनवाता था। और दूसरे कौन सी चीज़ें हैं जो पॉपुलर, जो बाहर चलती थी, इंडिविजुअल आदमी, राजा के बाहर जो लोग जो घर बनाते थे, लोग जनरली गुफाओं में इधर उधर रहते थे, ठीक है, वो किस प्रकार के बर्तन यूज़ करते थे, वो किस प्रकार के आकृतियाँ यूज़ करते थे। तो केव के बारे में, पोट्रीज के बारे में और स्कल्पचर के बारे में ये जानकारी अपने को यहाँ से मिलेगी। दो प्रकार की चीज़ें हैं। ये सरकार इन तीनों चीज़ों पे फोकस करती थी और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। और जो है पॉपुलर जो जनता है वो इन तीनों चीज़ों में जो है, क्योंकि जनता तो स्तूप और पिलर और पैलेस बना नहीं सकती, जनता जो है वो गुफाओं में रहती थी, ठीक है, पोट्रीज बनाती थी, मिट्टी के बर्तन वगैरह से जो जिस समय का प्रयोग होता था, और स्कल्पचर बनाए जाते थे। तो ये है पूरी मौर्य डायनेस्टी के आर्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक वो आर्ट या वो आर्किटेक्चर जो राजा या सरकार बनाती थी, जिसमें तीन आते हैं जिससे, पैलेस, पिलर और स्तूप्स। और एक वो आर्ट जो नॉर्मल लोग रहते थे, जहाँ पे वो खुद बनाते थे वो सामान, वो थे केव, पोट्रीज और स्कल्पचर, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो अब अपन देखेंगे इसको, इन तीनों को, फिर इसको, इन तीनों को, ठीक है। इंडिविजुअल में भी आ सकता है, 11 नंबर में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर टू टाइप ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इमर्ज। मौर्यों के समय दो प्रकार के आर्ट और आर्किटेक्चर जो थी वो डेवलप हो गई थी। पहली आर्ट कोर्ट आर्ट थी। कोर्ट मतलब जो सरकार या राजा या राज्य खुद बनाता था, जिसमें पिलर, स्तूप्स और प्लेसेस आते थे, पैलेसेस, महल आते थे। और दूसरा आर्ट जो पॉपुलर आर्ट थी, जो आम जनता यूज़ करती थी, बर्तन वगैरह ये सब, जिसमें स्कल्पचर, केव्स, आर्ट्स और पोएट्रीज और ये सब आते थे, ठीक है। अब अपन पहले पढ़ेंगे कोर्ट आर्ट को, और कोर्ट आर्ट में तीन चीज़ें आती हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे पॉपुलर आर्ट को, फिर पॉपुलर आर्ट में जो तीन चीज़ें आती हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मौर्य कोर्ट आर्ट को पढ़ेंगे पहले। तो कोर्ट आर्ट क्या होती थी? मेगास्थनीज डिस्क्राइब द प्लेसेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। जानकारी कहाँ से मिलती है अपने को कोर्ट आर्ट के बारे में? मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि उनकी जो मौर्यों का जो महल होते थे, पैलेसेस जो होते थे, वो बहुत ही शानदार हुआ करते थे। चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान ने भी जो है मौर्यन पैलेसेस को गॉड गिफ्ट मॉन्यूमेंट बोला है। इतने अच्छे महल बनाते थे वो लोग, मतलब शानदार। तो जो बाहर से लोग आते थे उनकी तो आंखें मतलब चौंक जाते थे वो, कि इतना अच्छा कोई कंस्ट्रक्शन या आर्ट कैसे हो सकता है किसी देश का। तो ये इन लोगों जो भी बाहर से उन्होंने लिखा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अशोका पिलर्स वाज टू डिस्क्रिमिनेट द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी इन कोर्ट। ये our national images adopted from the phone line capital of the Ashoka pillar Sarnath in the Banaras. The pillar inscription of Ashoka, the stupas of Ashoka period वही दे रखी है। ये बेसिक टोटल थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने दी है। पहला बता रखा है, अशोक के जो पिलर थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, उसमें बुद्धिस्ट की आइडियोलॉजी थी, ठीक है ना। बुद्ध भगवान के जो विचार थे उनके ऊपर आधारित थे वो सारे पिलर्स।
कोर्ट ऑर्डर द एंटायर मौर्यन एम्पायर, ऑल द पिलर्स आर सर्कुलर एंड मोनोलिथिक। सारे पिलर जो थे वो सर्कुलर थे और मोनोलिथिक थे, ठीक है। और जो अपना भारत का जो एम्ब्लेम है, ठीक है ना, वो भी 4 लायन वाला जो होता है ना, 4 शेर वाला जिसको बोलते हैं, कैपिटल ऑफ अशोक, अशोक सारनाथ के पिलर से जो है वो लिया गया है, ठीक है। और स्तूपों के बारे में जानकारी दी गई है कि अशोक के समय जो है स्तूपों का कंस्ट्रक्शन टॉप पे चल गया था, ठीक है। तो ये मौर्य की कोर्ट आर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो अब सबसे पहली चीज़ आएगी पैलेसेस। कोर्ट आर्ट में सबसे पहली चीज़ पैलेस। पैलेस में अपन देखेंगे पैलेस कैसे बनाए जाते थे, उनकी क्या खासियत थी और कुछ खास बातें। Greek historian Megasthenes described the palaces of the Mauryan Empire as one of the greatest creation of the mankind, and the Chinese traveler Fayan of the god-gifted monuments। वही जो पहले लिखा हुआ था। Persian influences, the palaces of the Chandragupta Maurya was inspired by the Archimedean palaces of the Persepolis of Iran, ठीक है ना। तो ये जो आर्ट इन्होंने सीखी, ये कहीं ना कहीं से तो सीखी होगी, ऐसा थोड़ी कि मतलब रात में सपना है कि भी ऐसे महल खड़ा कर दो और ऐसे नक्काशी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से दूसरे जो कारीगर होते हैं, जहाँ दूसरे देशों से, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पर्शिया का, तो पर्शिया से जो कारीगर आए उनको देख के यहाँ के कारीगरों ने एक थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटी है पर्शियन और इंडियन आर्ट में, और कुछ डिससिमिलरिटी, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलरिटी जो मैक्सिमम चीज़ें सीखी है, क्योंकि पर्शियन जो वहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर था वो पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप था। तो यहाँ के जब राजा बने तो उन्होंने पर्शिया को फॉलो किया, पर यहाँ के जो लोग थे, जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो बनाते थे महल वगैरह, वो उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं कर पाए। उन्होंने थोड़ा सा उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया, उसको थोड़ा सा अलग बनाया। और अलग को भी अपन देखेंगे कि क्या अलग था पर्शिया के कंस्ट्रक्शन में और इंडियन कंस्ट्रक्शन में, मौर्यों के कंस्ट्रक्शन में। मटेरियल यूज्ड जो होते थे इनके पैलेसेस में, वो होते थे वुड वाज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल ड्यूरिंग द मौर्य। जो लकड़ी थी वो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती थी, ठीक है। तो ये हो गया पैलेसेस। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बनवाई वो थे स्तूप्स। स्तूप्स वर द बरियल माउंटेड प्रिवेंटेड इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। आर्किटेक्चर स्तूप्स कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम विद द सर्कुलर हेमिस्फीयर माउंट एंड द स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एंड सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग द ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म। तो ये इस प्रकार के स्तूप्स होते थे। स्तूप अगर आपने देखे होंगे अशोक के जो स्तूप्स हैं, तो स्तूप्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि उसमें जो एक हेमिस्फीयर आप समझते होंगे, स्फीयर होता है गोला, हेमिस्फीयर होता है उसका आधा गोला, है ना। जो गेंद आती है, बॉल आती है ना अपनी क्रिकेट की, उसको अगर आप आधा काट देंगे, उस प्रकार के हेमिस्फीयर के ऐसा रहता था उनका जो ऊपर का है। और उसमें स्क्वायर रेलिंग होती थी टॉप पे, और जो है सेंट्रल पिलर होता था। ये सारी चीज़ें जो होती है एक स्तूप्स बनाने में प्रयोग की जाती थी। और इसका एग्जांपल क्या है, सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश द मोस्ट फेमस अशोक स्तूप। अशोक का जो सांची स्तूप है, आप उसको देख लेंगे तो आपको इनके स्तूप्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में एक जानकारी दिखेगी। पैलेसेस हो गए, स्तूप्स हो गए, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे अपन पिलर्स, ठीक है ना। अशोकन पिलर्स यूजली मेड ऑफ द चुनार सैंडस्टोन, है ना। जो अशोक के जो पिलर थे वो चुनार सैंडस्टोन, चुनार के जो चूना पत्थर आते थे उनसे बनाए जाते थे। एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट एज्यूम्ड ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द एंटायर मौर्यन एम्पायर। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिसिमिनेट द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी इन द कोर्ट ऑर्डर इन द एंटायर मौर्यन, ठीक है। तो पिलर क्यों बनाए गए थे? पिलर बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जब अशोक को कलिंग वार के बाद बौद्ध धर्म का वो अनुयायी बना अशोक, तो उसने बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षाओं को जो है लोग फैलाने के लिए क्या किया, उसने पिलर्स बनवाए। और पिलर्स पे जो अशोक जो बौद्ध धर्म की या गौतम बुद्ध की अच्छी अच्छी शिक्षाएं थी वो लिखवा के हर शहर में जो है वो पिलर रखवा दिए, ठीक है ना। इसलिए पिलर बनाए गए थे। पिलर जो थी अच्छा समाज बनाने के लिए हर शहर में रखवाई गई थी सरकार के द्वारा या अशोक के द्वारा, उसके बारे में बात चल रही है। और जो इन पिलर्स में जो भाषा लिखी जाती थी वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज होती थी, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर ग्रीक या अरामिक लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पाली और प्राकृत, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसी के कारण जो है जो ब्राह्मण कल्चर या ब्राह्मण वाले लोग थे, जो संस्कृत, जो पूजा पाठ, हवन कुंड, है ना, ये सब चीज़ें जो ज़्यादा करते थे वो सब संस्कृत में श्लोक बोलते थे। तो संस्कृत किसी को आती नहीं थी। जो लोकल भाषा होती थी आमजनों की वो पाली या प्राकृत होती थी। और पाली और प्राकृत भाषा में ही जब किसी को संदेश देना है तो उसी भाषा में देंगे ना जिसमें वो समझते हैं। अब लिखवा के तुम रख दो कुछ भी, है ना। अब यहाँ पे अगर तुम यहाँ हो, एमपी में हो, और अगर तुम यहाँ पे जो है किसी
दूसरी रशियन भाषा में लिखवा के कोई चीज़ रख दो तो रशियन में किसी को समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो लोग तब समझेंगे ना कि जब आप यहाँ की लोकल भाषा में लिखोगे। तो इसलिए लोकल भाषा थी पाली और प्राकृत, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसी के कारण जो है बाद में दिक्कतें आएगी अशोक के बाद वाले राजाओं को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने को समझ में आ चाहिए। आर्किटेक्चर जो था वो पिलर्स का वो चार भागों में होते थे। आर्किटेक्चर पिलर्स को 4 भागों में बांट सकते हैं आप। पहला भाग था शाफ्ट, ए लॉन्ग शाफ्ट फ्रॉम द बेस एंड मेड ऑफ द सिंगल पीस ऑफ द स्टोन एंड मैग्नेटिक। ठीक है ना, जो शाफ्ट होता था एक पूरा का पूरा हिस्सा होता था पिलर का, सीधा का सीधा बड़े बड़े पत्थर चट्टाने ला के पटक देते थे और वो उस पर लिखा करते थे। तो जो बेस वाला एरिया होता था, जो सीधा मतलब बाहर का जो आर्किटेक्चर होता था बेस और ऊपर का, उससे शाफ्ट बोला जाता था। दूसरा कैपिटल, जो ऊपर वाले हिस्सा होता था, ऑन द टॉप ऑफ द शाफ्ट ले द कैपिटल विच वॉज आइदर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड, है ना। जो ऊपर का हिस्सा होता था उस पूरी रॉक का, चट्टान का, पिलर का, वो किस प्रकार का होता था, लोटस बना दिया जाता था, है ना। कमल के फूल जो ऊपर बना आपने देखे होंगे रोड के आसपास, जो कमल के फूल वगैरह के शेप के बने रहते हैं वो। अब एक अबाउट द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर, उसके ऊपर, है ना, कैपिटल हो गया, पिलर हो गया नीचे जिसको शाफ्ट बोला, उसके ऊपर पिलर के ऊपर जो है एक लोटस शेप्ड का एक, मतलब ये अगर पिलर है तो इसके ऊपर एक कमल का फूल बना दिया ऐसे, ठीक है ना। ये इस प्रकार के पिलर होते थे। फिर उसके ऊपर क्या करते थे, इसके ऊपर कमल के फूल के ऊपर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस नोन एज एबेकस, उसके ऊपर एक वापस से एक बेस बनाया जाता था इसके ऊपर, है ना। वो या तो सर्कुलर होता था या रेक्टेंगुलर होता था ऐसा। इसके ऊपर फिर से एक और एक प्लेट रख दो आप ऐसे, ठीक है, उसको बोला जाता था एबेकस। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर फिर से एक नई आकृति बनाई जाती थी, एक नई फिगर बनाया जाता था। और वो फिगर जनरली होता था क्या, या तो बुल होता था, लायन होता था, एलिफेंट, जो भी जानवर या पशु मिल जाता था इनको, है ना, जिसका बनाना है। तो इस प्रकार से ये होता था। इसके ऊपर एक और प्लेट रख के यहाँ पे फिर एक शेर बना दिया, ठीक है ना, तो या कुछ भी हाथी बना दिया। तो इस प्रकार के जो है इनके सारे आर्किटेक्चर जो है पिलर्स के, वो इस प्रकार से बने हुए थे। पिलर एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन अशोक 7 पिलर एडिक्ट देयर वाज फाउंड इन द टोपा। और इसके पिलर्स कहाँ पे मिले हैं, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण, महरौली, यहाँ पर जो है अशोक के पिलर, मौर्य डायनेस्टी के पिलर आपको मिले हैं। बात समझ में आ गई। 3 चीज़ें हैं, स्तूप्स, पैलेसेस और अपने पिलर्स। ये 3 चीज़ें मिलकर बनाता है कोर्ट आर्ट, जो सरकार बनवाती थी। अब जनरल आर्ट या पॉपुलर आर्ट जो लोग बनवाते थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहेगी, ये देख लेते हैं। जो पिलर बनाए जाते थे, जो अभी अपन ने पिलर देखे, ये सारे जो पिलर देखे, पिलर का आर्किटेक्चर ये सब देखा। ये जो पिलर थी, ये बनाने की जो कला थी, ये अशोक ने या मौर्यों ने सीखी थी पर्शिया से, पर्शियन राजाओं से। तो पर्शियन राजाओं से जब सीखी गई, यहाँ के कारीगर या मज़दूरों को वहाँ भेजा होगा और वहाँ से वो लोग सीख के आए होंगे। तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं वहाँ के पिलर और यहाँ के पिलर में, और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ है, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो एक बार आप देख लें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ है। तो सिमिलैरिटीज़ को देख लें। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। बोथ द मौर्यन एंड आर्कमेनियन पिलर्स यूज्ड पॉलिश्ड स्टोन, ठीक है। पॉलिश स्टोन मतलब बिल्कुल चिकने वाले जो पत्थर होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता था बनाने में, दोनों ही तरफ। दूसरा, मौर्यन आइडियाज ऑफ इंस्क्रिप्शन प्रोक्लेमेशन ऑन पिलर हैज़ बीन इट्स ओरिजिन फ्रॉम द पर्शियन पिलर। पर्शियन पिलर से आया था कि ये पिलर्स पे इंस्क्राइब करो, आप लिखो। बोथ मौर्यन पिलर्स एंड पर्शियन पिलर्स हैव द सर्टन कॉमन स्ट्रक्चर सच एज लोटस। और पर्शियन पिलर्स, जैसे अभी मैंने बताया, जो पिलर्स होते थे मौर्यों के समय, उसमें एक नीचे शाफ्ट रहती थी, उसके ऊपर एक कमल का फूल रहता था, लोटस का। ऐसा का ऐसा उनके वहाँ भी होता था पर्शिया में, ये वहीं से सीख के आए थे। तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ है मौर्यों में और पर्शियन आर्ट में। अब कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी है। क्या क्या डिफरेंसेस है। मोस्ट ऑफ द पर्शियन पिलर्स हैव रिग्ड सरफेस, मौर्यन पिलर्स हैव स्मूथ सरफेसेस, है ना। तो ये जो वहाँ के जो पर्शिया के पिलर्स होते थे, उनकी सरफेस जो थी वो थोड़ी सी खुरदुरी टाइप या रिज्ड थी। और यहाँ के जो सरफेस होती थी पिलर्स की, वो बिल्कुल चिकनी होती थी, घिस घिस के उसको चिकना कर देते थे। पर्शियन पिलर्स स्टैंड ऑन बेस, मौर्यन पिलर्स हैज़ नो बेस। ये जो है बेस पे खड़े होते थे, एक बेस अलग से बनाया जाता था, उसके ऊपर पिलर रखा जाता था, है ना। जैसे अगर आप, जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल के, है ना, तो अगर आपको पिलर खड़ा करना है, ये पिलर है, तो पहले इसका एक बेस बनाएंगे ऐसा। जैसे टावर वावर अगर लगाते हैं ना अपन, आपने टावर देखे होंगे, तो टावर के पहले बेस तैयार किया जाता है, जिसमें वो लोहे के वो सब लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर वहाँ पर होता था, ठीक है ना। और जबकि मौर्यों के समय ये बेस ही नहीं था, सीधा ही ज़मीन में गाड़ देते थे। द शेप एंड द ऑर्नामेंट ऑफ द मौर्यन लोटस इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्शिया, ठीक
ठीक है। और जो लोटस था, यहाँ का लोटस गुलाब, यहाँ के जो कमल थे वो अलग प्रकार के कमल बनते थे और वहाँ के कमल अलग प्रकार के थे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसका जो है बस इतना याद रखें क्या सिमिलरिटीज़, मतलब आपसे अगर पूछे कि किस प्रकार के आर्ट से सिमिलरिटीज़ है तो पर्शियन आर्ट से सिमिलरिटीज़ आपको दिखेगी। अब देखेंगे पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में 3 चीज़ें आती है, केव आते हैं, ठीक है ना, स्कल्पचर आते हैं और पोर्ट्रेज मिट्टी के बर्तन आते हैं। तो केव्स देखेंगे। केव्स वॉज जनरली यूज इन द विहार्स लिविंग क्वार्टर्स फॉर द जैन एंड बुद्धिज्म। एक केव कहाँ पर दिखी अपने को, जो मौर्यों के समय की जो गुफाएं मिली है वो जनरली गुफाएं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो अनुयायी या गुरु होते थे वो उन गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो जितनी भी गुफाएं मिली उनमें बौद्ध या जैन धर्म की मैक्सिमम गुफाएं वहाँ उनकी मिली है। द केव्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज मार्क्ड एज अ हाईली पॉलिश्ड फिनिश्ड एंड इंटीरियर वाज डेकोरेटिव गेटवे, ठीक है ना। वो जो मिली है गुफाएं केव्स वो बहुत ज़्यादा अंदर से पॉलिश थी, डेकोरेटिव थी, अच्छी सजी हुई थी, दीवारों पर डिज़ाइन वगैरह बनी हुई थी। तो इस प्रकार से जो थी केव्स मिली थी। अब कौन कौन सी केव्स मिली हैं जिसमें इस प्रकार की चीज़ें हैं जो मौर्य के समय मिली है। एक तो है 7 केव, 7 गुफाएं। ये कहाँ पर मिली है, ये मिली है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। वह क्रिएटेड बाय द एम्पायर अशोक फॉर द आजीविका सेक्ट, ठीक है ना। तो आजीविका धर्म के लिए, क्योंकि शुरुआत में लोग आजीविका, बिंदुसार जो था वो आजीविका धर्म को मानता था, तो अपने पिता के उसमें उसने जो है 7 गुफाएं बनवाई थी जो आजीविका सेक्ट के लोगों के या उनके गुरुओं के लिए होती थी। और ये गुफाएं आपको कहाँ मिलेगी, ये बिहार में जहानाबाद में आपको आज की तारीख में मिलेगी। दूसरी गुफाएं हैं बारबरा की गुफाएं, ये गया के पास में है, ठीक है ना। इसमें बारबरा की गुफाओं में 4 गुफाएं हैं। इन 4 गुफाओं का नाम है कर्ण, सुदामा, लोमेश ऋषि और विश्वजोपरी। ये 4 गुफाएं हैं जिनको बारबरा की गुफाओं के नाम से जाना जाता है और ये गया बिहार में मिलेगी आपको। तीसरी प्रकार की गुफाएं कहाँ मिलेगी, नागार्जुन की गुफाएं। इसमें ये 3 गुफाएं हैं, 3 केव्स, और ये भी बिहार में है। अगली गुफाएं हैं मैजेस्टिक दाउली केव्स, दाउली की गुफाएं, ये मिलेगी आपको भुवनेश्वर उड़ीसा के पास में, ठीक है ना। और इसमें सब एलिफेंट वगैरह ये सब बने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के गुफाओं का स्ट्रक्चर जो था वहाँ पर था। ये एग्जाम्पल है गुफाओं के। अगला पॉइंट देखेंगे स्कल्पचर। स्कल्पचर कैसे होते थे, जो पत्थर के स्कल्पचर जो बनाए जाते थे आम जनता के द्वारा। द पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर ऑफ द फीमेल नोन एज द दीदारगंज यक्षिनी, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। एक पॉलिश्ड स्टोन मिला है, पॉलिश्ड स्टोन बोले तो चिकना पत्थर पूरी तरीके से जो है वो मिला है। वो एक महिला का मिला है, उसमें महिला की आकृति बनी है और इस पत्थर को बोला जाता था दीदारगंज यक्षिनी। ए लार्ज नंबर ऑफ द कर्व्ड रिंग स्टोन्स एंड डिस्क स्टोन्स विच आर प्रोबेबली हैव ए रिलीजियस एंड, बहुत सारे जो है कर्व्ड रिंग मिली है ना। रिंग मतलब ऐसी घुमी हुई रिंग मिली है। डिस्क मिली है, डिस्क जो होती है डिस्क प्लेट मिली है। और ये इस प्रकार से वहाँ के रिचुअलिस्टिक और इस प्रकार की चीज़ों को बयां करती है कि वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती है। और ये कहाँ कहाँ पर मिली है, दिल्ली, तक्षशिला, मथुरा, वैशाली और कौशाम्बी में आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलेगी। अगला है पोट्रीज। पोट्रीज जो है तो इसको बोलते हैं मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं वो किस प्रकार के हैं। पोट्रीज ऑफ द मौर्यन पीरियड इज जनरली रेफर्ड एज द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना, NBPW बोलते हैं इसको, याद रखना इस नाम को। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो इस टेक्नोलॉजी इस प्रकार से मिले हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, काले कलर के हैं, चिकनी मिट्टी के या चिकने बर्तन मिले हैं अपने को मौर्यों के पोट्रीज में। मौर्यन पोट्रीज वर कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लैक पेंट, काला पेंट होता था उस पर, एंड हाईली लस्ट्रस फिनिशिंग, और बहुत ज़्यादा बारीक लस्ट्रस जो थी फिनिश होती थी उस पर, इतना ज़्यादा अच्छा काम किया जाता था चमकाने के लिए, और लग्जूरियस आइटम की तरह प्रयोग किया जाता था उन मिट्टी के बर्तनों को। कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र वर द सेंटर ऑफ, और कौशाम्बी और पाटलिपुत्र में इस प्रकार के नक्काशी वाले बर्तन आज भी होते हैं ना। अपन जाते हैं तो बहुत सारे चिकने बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर के बर्तन और मिट्टी के मिलते हैं बाज़ार में, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, वो इसी प्रकार से होते होंगे। द न्यू मटेरियल कल्चर ऑफ गंगटी वॉज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द आयरन एंड आयरन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। बंच मार्क्ड कॉइन्स यूज पार्ट ऑफ बांग्लादेश। तो इस प्रकार से जो कुछ पोएट्रीज में अपने को आयरन और उसके कुछ हिस्सों के बारे में आयरन का भी प्रयोग हुआ है गंगटिक बेसिन में, और इस प्रकार से जो है आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी, ठीक है। तो ये अपने हो गए पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में 3 चीज़ें हैं, केव, दूसरा है स्कल्पचर और तीसरा है पोट्रीज, ठीक है। अब देखेंगे यूनिफिकेशन एंड मिलिट्री ऑफ द मौर्याज। मौर्य इतने ज़्यादा फैल गए थे तो जाहिर सी बात है उनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। ऐसा क्या था उनके उस मिलिट्रीज में, उसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं।
Before the Mauryan Empire, the Indian subcontinent was fragmented into the hundreds of kingdoms that were ruled by powerful regional chiefs and engaged in the warfare using their small armies. ठीक है, मौर्यों के काल से पहले जितने भी राजा होते थे वो छोटे छोटे राज्यों पर राज करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत का विजन देखा और सारे छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक पूरे भारत पर अपना राज बनाया। उसके बेटे बिंदुसार और उसके बाद अशोक ने उसको और ज़्यादा एक्सपांड किया। ठीक है, तो पूरे भारत में एक सिंगल देश हो, सिंगल राजा हो वाला कंसेप्ट जो था, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वो लाया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेसफुली यूनिफाइड, उसने बहुत अच्छे से यूनिफाइड किया, एकता दिखाई। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन भारतीय महाद्वीप को उसने जो है एक साथ लाया वो, क्योंकि एक ही छत के नीचे ले आया वो सबके लिए, क्योंकि पहले बहुत सारे राजा होते थे और ये अकेला एक राजा बना अंडर द एम्पायर। चंद्रगुप्त रूल्ड 324 से 297 तक ये रहा। ठीक है ना, और इसने अपने बेटे को बिंदुसार को गद्दी सौंपी 297 में, और वो 272 तक वो भी चला। ठीक है, और उसके बाद जो है बिंदुसार ने अपने बेटे जो अशोक को गद्दी सौंपी और वो 268 में चला। और ये सारी चीज़ें जो है मौर्यों के समय ये सब एक के बाद एक राजा बनते गए। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ क्रोनोलॉजी में। अब क्या हुआ, इनके पास आर्मी ऐसी थी, ये जो शुरू के 3 हुए ना, चंद्रगुप्त मौर्य दादाजी, उसके बाद पिताजी हो गए अपने बिंदुसार और बेटा हो गया अपना अशोक। ये जो तीनों लोग हैं ना, इन्होंने सब ज़बरदस्त काम किया, ज़बरदस्त युद्ध लड़े। ठीक है, मेनली जो युद्ध लड़े चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने, अशोक ने भी कुछ लड़े। तो ये है उनकी जीत का कारण। क्या? मौर्यन आर्मी इज़ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी फोर्स एट द टाइम। द ग्रीक ऑथर प्लिनी द एम्पायर वर्ल्डेड, है ना, तो ग्रीक ऑथर जो है, ग्रीक का जो लेखक है प्लिनी, उसने लिखा है कि इनके पास बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती थी उस ज़माने में, जिसमें 6000 तो इन्फेंट्री, 6 लाख इन्फेंट्री होते थे। इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर, जो पैर पे चलने वाली जो सेना होती है ना, जो तलवार ले लेके जो है पैदल चलती थी, पैदल सेना, वो पैदल सेना 6 लाख लोगों की सेना थी। फिर 30,000 तक कैवलरीज थे। कैवलरीज मतलब जो घुड़सवारी वाली सेना होती है, जो घोड़े के ऊपर बैठ के जो लड़ते थे, तो 30,000 लोग थे। और 9,000 जो थे इनके पास हाथी थे। इतनी बड़ी सेना थी इनकी। ए वास्ट स्पाई नेटवर्क, इसके अलावा इनके पास स्पाई नेटवर्क जो होता है ना, जासूसी रॉ वाला, है ना, MI6, ये नाम सुने होंगे तुमने, CIA। तो ये वाले जो लोग होते हैं, स्पाई नेटवर्क भी इन्होंने बहुत बढ़िया डेवलप कर लिया था इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। अशोक मेंटेन देयर स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट द एम्पायर फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड पीस अक्रॉस द वेस्टर्न एंड साउथर्न एशिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है। दिस एक्सटेंसिव आर्मी वॉज मेड पॉसिबल पार्टली थ्रू इंट्रिकेट वेब टू एडमिनिस्ट्रेशन वन ऑफ द चंद्रगुप्त। और ये सब चीज़ें किसके अंडर में होती थी? एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन होगा तभी ये सब चीज़ें हो पाएगी, वरना 6 लाख लोगों को आपने भर्ती कर रखा है, उनकी तनख्वाह कैसे देनी है, उनको कब बुलाना है, उनकी ट्रेनिंग कब देनी है, कब युद्ध पे जाना है, उनसे क्या क्या काम कराना है, वो ऐसे नहीं हो जाए कि सुस्त हो जाए, उनकी तलवारों पे जंग नहीं लग जाए, हाथी जो है वो लड़ना नहीं भूल जाए, ठीक है ना, घुड़सवार घोड़े पे बैठना नहीं भूल जाए। इसलिए उनके बराबर ट्रेनिंग, उनका पूरा मेंटेनेंस, उनका खाना पीना, रहना, तनख्वाह देना, ये सब चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती थी। एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन होगा तभी ये सब चीज़ें मेंटेन होती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास चाणक्य था, इतना महान तक्षशिला का, उस ज़माने का सबसे बड़ा होशियार आदमी जो था, वो उनके पास था। उसी के अंडर में ये सब चीज़ें बनाई गई थी। चंद्रगुप्त तो एडवाइज़र जो थे, उन्होंने बहुत सारी सीरीज जो है, बहुत सारा अच्छा काम किया, जो जिसके कारण ये सब चीज़ें बनी चंद्रगुप्त के कारण। अशोक एस्टेब्लिश ए कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड सिटी पाटलिपुत्र विच सर्व्ड एज सेंट्रलाइज्ड हब। ठीक है ना, और अशोक ने जो है पाटलिपुत्र की कैपिटल भी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके कारण जो है उनकी आर्मी जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। इन सभी चीज़ों से अपने को पता चलता है। अब अगला देखेंगे अपन पॉइंट, वहाँ का जुडिशियल और पुलिस सिस्टम क्या था, है ना, न्याय सिस्टम ऑफ, न्याय व्यवस्था जिसको बोल सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। जुडिशियल सिस्टम क्या होता था? कुछ पॉइंट है, इनको आपको एज इट इज़ रखना है। ये उस समय में होता था, इसलिए आपको एज इट इज़ रखना है ना, इसमें अपना कुछ और, अपने दिमाग से कुछ और मत घुसा देना, ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था। क्या बोला है? द किंग वॉज द हेड ऑफ द जस्टिस। जो राजा होता था वो न्याय का प्रधान होता था, सबसे बड़ा, वही सारे डिसीजन लेता था। ठीक है ना, लॉ से रिलेटेड और ऑल मैटर ऑफ द ग्रेव कंसिक्वेंसेज वर डिसाइडेड बाय हिम। जितने भी इंपॉर्टेंट विषय होते थे, उन सब पे जो फाइनल डिसीजन अथॉरिटी होती थी वो राजा खुद होता था। उसकी सलाह के लिए सलाहकार समितियाँ होती थी, वो अपन ने देखी कितनी समितियाँ होती थी, 6 समितियाँ होती थी, एक में 5 मेंबर होते थे, इतना सारे लोग होते थे उसकी सलाह देने के लिए। पर फाइनल डिसीजन था वो राजा का स्वयं का होता था। कौटिल्य ने जो है 2 प्रकार के कोर्ट की बात करी है कि जो है राज्य में 2 प्रकार के कोर्ट होते। कोर्ट बोले तो अपने यहाँ जो कोर्ट नहीं होते, कोर्ट कचहरी, ठीक है, तो कोर्ट कचहरी में 2 प्रकार के कोर्ट होते थे। एक वो कोर्ट जो सिविल मैटर्स को जो है
डील करते थे, और एक वो कोर्ट जो क्रिमिनल केसेस को डील करते थे, है ना। अपने अभी भी होते दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। तो दीवानी और फौजदारी में बस यही फ़र्क है कि एक जो है ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो दिक्कतें आती है ना, उसके मामले जो है डील एक अलग कोर्ट में जाते हैं। और अगर मर्डर वगैरह कुछ हो जाता, चोरी चकारी या क्रिमिनल वाला जो होता है काम, क्राइम वाला, वो जाता है एक दूसरे प्रकार के कोर्ट में। दीवानी और फौजदारी जिसको आज भी अपन यूज़ करते हैं, ये उस ज़माने में भी वहीं से चले आ रहे हैं ये। देयर वर स्पेशल कोर्ट इन द सिटीज एंड द विलेजेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रदेशिका, महामात्र और राज्यों का। इसके अलावा कुछ और भी कोर्ट होते थे, स्पेशल कोर्ट, है ना, ग्राम कोर्ट, ग्राम न्यायालय, जो पहले अपने भारत अभी एमपी में भी चलते थे थोड़े समय पहले, जो किसके अंडर में बनाए जाते थे, महामात्र, प्रदेशिका और राज्यों का। मतलब इन्हें जो न्याय मंत्री होता था, मंत्री जो होते थे, उनके अंडर में भी छोटे छोटे न्यायालय बनाए गए थे। कौटिल्य ने जो है, जो कानून के जो सोर्स हैं, वो 4 प्रकार के सोर्स हैं जो कानून को बनाने में मदद करते हैं। कौटिल्य के अनुसार कानून बनाने में ये 4 चीज़ें आपको मदद करेगी। किसी भी नए कानून को बनाने के लिए आपको ये 4 चीज़ें ध्यान में रखना है। पहली चीज़ जहाँ से आपको चीज़ मिलेगी, तो पहली चीज़ है सेक्रेड लॉ, ठीक है ना। जो कानून होते हैं वो पवित्र होना चाहिए, मतलब किसी के लिए बायस्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, यूजेस, उसका जो व्यवहारिकता होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं हो कि भैया हर चीज़ के लिए तुमने मतलब पेन उठाया और गर्दन काट दी, ठीक है ना, और तुमने करोड़ों का माल उड़ा दिया तब भी गर्दन काट दी। तो व्यवहारिकता उसकी जो है ढंग से होनी चाहिए, प्लस उसका यूज़ जो है सब तरफ बराबर होना चाहिए। फिर कस्टम एंड प्रेसिडेंटेड को क्या क्या कस्टम्स होंगे उसमें, रॉयल प्रोक्लेमेशन, ठीक है ना, उसमें रॉयल प्रोक्लेमेशन मतलब राजा या राज्य की क्या स्थिति वो रहेगी। डिफरेंट काइंड ऑफ द पनिशमेंट सच एज फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट, मल्टीपल डेथ वर द गिवन टू द, और अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती थी। 2 मिनट में पानी पीता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी उस ज़माने में। तो इस प्रकार का लॉ सिस्टम, कानून सिस्टम था। फॉरेन रिलेशन ऑफ द मौर्याज। फॉरेन रिलेशन क्या थी भैया? 2 प्रकार की जो है फॉरेन पॉलिसीज थी मौर्यस की। फॉरेन पॉलिसीज 2 प्रकार की कैसे थी? तो फॉरेन रिलेशन ऑफ द मौर्यस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट फेज। पहला फेज जो था 2 प्रकार के हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला वो फेज जब राजाओं ने खुद, भारत के राजाओं या मौर्य राजाओं ने खुद बाहर देशों पर आक्रमण किया, युद्ध किया और बाहर वाले राज्य जीते। दूसरा, या राजाओं ने जब जीत लिया उसके बाद जब राजाओं को लगा कि अब और ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, जैसे अशोक के समय जो है उसने कलिंग वार के बाद जो है धम्म की नीति अपनाकर लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाकर नए नए राज्य को जो है अपने अंदर लेना चालू किया। तो पहली वो नीति जब सारे राजा एग्रेसिव, जो मौर्य डायनेस्टी के राजा थे वो एग्रेसिवली लड़े और उन्होंने अपना राज्य एक्सपांड किया। दूसरी नीति, उन्होंने मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर अपना राज्य को एक्सपांड किया। उसमें लड़ाई नहीं की, सामने वालों को बस धमकी दी कि भैया जो है अब आपके मित्र रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आप बस हमारे यहाँ आ जाओ, नहीं आओगे तो हम आपको उड़ा देंगे। तो वो डर के मारे भी आ गया और उस चक्कर में जो है, या किसी ने धम्म की नीति से भी, बहुत सारे जैसे श्रीलंका का राजा जो था वो धम्म की नीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था और धम्म को ही वो लोग भी फॉलो करने लग गए थे, जिसके कारण जो है समान समान धर्म वाले लोग एक साथ होने लग गए, राज्य एक साथ होने लग गए। 2 प्रकार की नीतियाँ। पहली नीति, द इनिशियल फेज ऑफ द एक्सपांशन जब हो रहा था, एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एंड द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिंग ट्रेड रूट, subjugating the Greek settlement in the north and northwest region. The incorporation of Central India gave them control over the Dakshina Pratha and brought them into the peninsula. The initial phase of expansion came to an end after the Kaling War. कलिंग वार के पहले चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों लड़े, खूब लड़े, कलिंग वार तक के लड़ते रहे, 200 साल तक, 100 साल तक लड़ के जो है इन्होंने बहुत कुछ जीत लिया। जीत कर इन्होंने नॉर्थ इंडिया का पूरा हिस्सा जो है उधर पाकिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान, हिंदू कुश तक पहुंच गए, ईरान, इराक तक, ठीक है। तो ये बढ़ते ही जा रहे थे। तो पहला हिस्सा जो एग्रेसिवली इन्होंने लड़ाई करके जीता, वो था अपना पहला फेज। दूसरा फेज क्या था? द लेटर फेज और द फेज ऑफ कंसोलिडेशन। द एम्फेसिस शिफ्टेड टू द कंसोलिडेशन एंड हैविंग फ्रेंडली रिलेशन। दूसरे वाले फेज में फ्रेंडली रिलेशन, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए गए पड़ोसी राज्यों से, लड़ाइयाँ नहीं की गई, इमीडिएट नेबर एंड आल्सो विद फार ऑफ द कंट्री, दूर दराज के देशों से भी। अशोक वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सच पॉलिसी एंड ही गेव प्रोबेबली द इन्फ्लुएंस बाय द डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड ट्रेड नीड,
ठीक है ना। और ये सब चीज़ें क्यों की गई थी, ताकि जो है ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ज़्यादा जो अच्छे ट्रेड रूट थे उसको कवर कर लिया जाए, अच्छे अच्छे देशों के साथ संबंध बनाया जाए। ठीक है। इन रॉक एडिक्ट 13वें रॉक एडिक्ट जो 13वां जो है जो चट्टानों का जो मिला है दस्तावेज, चट्टानों पे लिखा हुआ जो 13वां एडिक्ट है अशोक का, उसमें उसने अपने समान 5 राजाओं को बताया कि 5 राजा जो है वो मेरे समान महान है। पहला है एंटियोकस सेकंड, सीरिया का, मतलब वो सीरिया के लोगों को जानता था, ठीक है ना, सीरिया के राजा को, और वहाँ से ट्रेड चलता था। दूसरा है टॉलमी सेकंड, फिलाडेल्फिया का राजा था वो, इजिप्ट का राजा टॉलमी सेकंड। फिर था एंटीगोनस जो मैकेडोनिया का राजा था, एक था मैकस जो सीरियन का राजा था, और एक था अलेक्जेंडर जो इप्रस का राजा था। तो ये 5 राज्य जो थे वो अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में 13वें इंस्क्रिप्शन में लिखा कि ये 5 राजा मेरे जैसे महान है और हम इनके साथ ट्रेड करते हैं। तो ये सब अशोक लिखता था। तो अशोक की फॉरेन पॉलिसी में या मौर्य की फॉरेन पॉलिसी 2 प्रकार की थी। पहले युद्ध करा उन्होंने, मैक्सिमम चीज़ें तो वहीं से जीत ली, और फिर दूसरी चीज़ थी उन्होंने फिर जब उनको लगा कि कलिंग वार के बाद जो अशोक का मन परिवर्तन हुआ तो उसने मित्रतापूर्ण रिश्ते बनाने चालू कर दी। तो ये हुआ। द रेफरेंस टू दीज रूलर्स इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ विक्ट्री बाय द धम्म इंडिकेशन दैट मिशन वॉज सेंट टू दिस, है ना। और इन राज्यों के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में धम्म का सबसे बड़ा योगदान रहा। जो अशोक ने एक धर्म चलाया था धम्म, ठीक है ना। और धम्म मतलब उन लोगों को भी धम्म का पता था, मतलब अशोक ने यहाँ से मिशनरीज भेजे थे वहाँ पर जो धम्म का प्रचार करने के लिए इन राजाओं 5 राजाओं के पास वहाँ तक इजिप्ट वगैरह मैकेडोनिया तक गए थे। विद द मैसेज ऑफ द धर्मा ही मिशनरी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश द फ्रेंड, और इन लोगों ने जो है बहुत बढ़िया रिलेशन स्थापित किया। द रिलेशन ऑफ द मौर्यज विद द पावर ऑफ द साउथ इज बीन कॉर्डियल, नो, है ना। और जो साउथ इंडिया के साथ जो है जैसे चोला, चालुक्य या उस ज़माने के जो भी अशोक के समय राजा हुए होंगे उनके साथ अशोक के जो है रिश्तों के बारे में किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया है। नॉर्थ वालों के लिए तो बहुत सारा लिखा गया है, इनके सबके साइप्रस वाइप्रस और ये सब जो नॉर्थ वाले थे, है ना, पर्शिया वर्शिया मैकेडोनिया और ये सब, इनके बारे में तो बहुत लिखा है, परंतु साउथ वाले किसी भी राजा के बारे में डिटेल में नहीं लिखा है। इससे ये लगता है कि वो जो था वो एक नरम व्यवहार था, उसके लिए साउथ में कि लड़ाई नहीं करनी, कि ये सब कोई ज़्यादा इतना उसको दिक्कत थी नहीं इन लोगों से, क्योंकि लोग इतने पावरफुल थे ही नहीं। चोल हो गया, पांडे हो गया, केरल पुत्र हो गया, स्थापुत्र हो गया, सत्यापुत्र हो गया, ये सारे जो पुत्र थे, मतलब सारे जो राज्य थे। नो अशोक इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार इन द रीजन रूल्ड बाय द, और इन जितने भी राज्यों में ये जहाँ पे भी ये राज्य थे, चोलों का जहाँ पे राज्य था, पांडे था, केरल पुत्र का जहाँ पे राज्य था, और सत्यपुत्र का जहाँ पे राज्य था, इन राज्यों में अशोक का कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है, ठीक है ना। तो मतलब अशोक इन राज्यों तक गया ही नहीं था। द मेजर डिपेंडेंट पावर इन द साउथ, और ये सब ठीक। काल ऑफ द फॉल ये है। अब जो है इतना ज़्यादा मौर्य एम्पायर अपन ने 5 क्लास में मैंने कंप्लीट करा है, आपको भी खुद समझ में आ गया होगा इतना ज़्यादा डेवलप्ड एम्पायर जो पूरी दुनिया भर में फैला था वो क्यों, कहाँ गया, ठीक है ना। अशोक शुरू के जो 3 राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, उन तीनों ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया, मतलब एक तरफा ही काम किया। और उसके बाद 5 राजा हो रहा है, टोटल 8 राजा हैं इनमें, और 8 में से 3 ही राजाओं ने अच्छा काम किया, बाकी 5 राजाओं के समय धीरे धीरे और अशोक के मरने के 50 साल के बाद ही पूरा जो है मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 100-150 साल से जो चला आ रही थी प्रथा, वो अगले 50 साल में पूरा राज्य ख़त्म हो गया। और जहाँ पर मौर्य डायनेस्टी हिंदुकुश, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक से लेकर बंगाल, बर्मा वगैरह से लेकर ऊपर हिमालय से लेकर श्रीलंका में नीचे जितने भी थे, ये मलेशिया, वहाँ तक फैला था। इतना बड़ा राज्य जो था वो बृहद्रथ जो आखिरी राजा के आते आते केवल पाटलिपुत्र जो पटना वाला इनका राज्य था, राजधानी, वहाँ तक सीमित रह गया था, बाकी सब राज्य फ्री हो गए थे इनके हाथ से। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों ये जो है असफल हो गए बाद वाले 5 राजा, और क्यों मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हुई? ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, इस पर बहुत डिटेल में आपको सोचना भी चाहिए। जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस है, उस हिसाब से मैंने 7 पॉइंट तैयार किए हैं। उन 7 पॉइंटों को आप देखें कि क्यों इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे अगले 50 साल में ही ख़त्म हो गया, ठीक है, क्यों जो है इतनी जल्दी उसका पतन हुआ। द कॉज ऑफ द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब देखेंगे सबसे पहला जो फॉल था वो था ब्राह्मणिकल रिएक्शन। क्या हुआ? द ब्राह्मणिकल रिएक्शन बिगन एज द रिजल्ट ऑफ अशोक पॉलिसी। अशोक के समय से ये सब चालू हो गया था, परंतु अशोक महान राजा था और पावरफुल राजा था, उसके समय कुछ कर नहीं पाए ब्राह्मण लोग। अशोक ने क्या किया, जितने भी, एक तो सबसे पहले वो प्रभावित भी हुआ कलिंग वार के बाद, तो कलिंग वार के बाद जब वो प्रभावित हुआ तो बौद्ध धर्म से हो गया, ब्राह्मणों से नहीं हुआ।
तो बौद्ध धर्म से जैसे ही वो प्रभावित हुआ तो सारा जो ब्राह्मणों को जो पैसा है और जो मदद जाती थी एक लमसम, वो कम हो गई। दूसरी चीज़, बौद्ध धर्म का प्रचार उसने खूब किया। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले ही अशोक है। इनफाइनाइट पैसा खर्च किया गया, मिशनरीज भेजे गए दुनिया भर में, और जितनी भी लिपीज थी जो बौद्ध की शिक्षाएं थी उसको पिलर पे लिखवाया। और वो जो पिलर पे भी लिखवाया ना, उसको पाली और प्राकृत भाषा में लिखवाया, संस्कृत में नहीं लिखवाया भाई ने, क्योंकि संस्कृत उस ज़माने में कोई जानता ही नहीं था, केवल वो पंडितों और इनकी ब्राह्मणों की भाषा थी। तो ब्राह्मणों का दिमाग खराब हो गया था, धीरे धीरे उनका वर्चस्व खत्म हो गया था। अशोक के समय आते आते तक वो बिल्कुल गायब हो गए थे और अशोक के सामने बोल नहीं पाए। अशोक मरा, उसके बाद जब जो है नए राजा आए वो इतने कमज़ोर निकले कि ब्राह्मण कल्चर ने जो है उन पर दोबारा हावी होना चालू कर दिया। देखेंगे कैसे। ही इशूड हिज एडिक्ट इन द प्राकृत एंड नॉट इन संस्कृत। अशोक ने अपने जितने भी स्क्रिप्ट थे, जितनी भी भाषाएं थी, जितने भी पिलर लिखवाए, जितने भी स्तूप्स पे लिखवाया, जहाँ जहाँ पे भी उसने लिखवाया उसने पाली और प्राकृत भाषा में लिखवाया सब कुछ, संस्कृत में कुछ भी नहीं लिखवाया। द एंटी सेक्रीफाइस एटीट्यूड ऑफ द बुद्धिज्म अडॉप्टेड बाय अशोक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म से एक चीज़ सीखी कि जानवरों की हत्या नहीं करना, किसी की बलि नहीं देना। और ब्राह्मण जो थे वो हर चीज़ में बलि चढ़वाते थे। हवन करवाया तो बलि चढ़ाओ गाय की, कुछ करवाया तो भैया बकरी की बलि चढ़ाओ, ठीक है, तभी कुछ होगा, तुम्हारा पाप हटेगा तुम्हारे से। तो इतना ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गए थे ब्राह्मण। जबकि अशोक ने जब जो बौद्ध धर्म धारण किया, धम्म को जब फॉलो किया, तो अशोक को समझ में आया कि सेक्रीफाइस जानवरों की ऐसे ही हत्या ना की जाए बेवजह रिचुअल्स के लिए। तो जैसी हत्या ख़त्म कर दी तो ब्राह्मण जो हत्या करवाते थे, बलि चढ़वाते थे अपने हवन कुंड के लिए, उस पर ब्राह्मणों का एकदम से उनकी विचारधारा को एकदम ठेस पहुंची कि अब हम किसकी बलि चढ़वाएंगे, अब तो हवन ही कंप्लीट नहीं होंगे बिना बलि के। उस जमाने के ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ मैं। अशोक अपॉइंटेड राजुका टू गवर्न कंट्री साइड एंड सेम। ये सबसे खतरनाक काम कर दिया। अशोक के पहले, चंद्रगुप्त के मौर्य की डायनेस्टी के पहले, जब जैन धर्म और ये सब चल रहे थे, उसके पहले जितने भी महाजनपदों का काल चल रहा था, उस महाजनपद वाले पीरियड में ब्राह्मण कल्चर जो वैदिक कल्चर से चला आ रहा था, वैदिक पीरियड से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी था, बहुत ज़्यादा जो था एग्रेसिवली समाज में लगा हुआ था। ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व दिखाया तो उनके लिए अलग कानून होते थे, ठीक है ना। किसी ब्राह्मण ने चोरी कर दी तो उसके लिए अलग कानून होता था, और अगर किसी शूद्र ने या वैश्य ने चोरी कर दी तो उसको गर्दन काट दी जाती थी। और ब्राह्मण को जो है वो 1 रुपये 2 रुपये का दंड लगाया जाता था। तो ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से कानून बना दिए थे, जिसके कारण जो है वर्ण जो व्यवस्था जो थी वो बहुत ज़्यादा जो थी इम्बैलेंस हो गई थी। अशोक ने क्या किया, सबके लिए समान कानून के लिए सब बराबर है वाला कंसेप्ट अशोक ले आया। तो जिसके बाद अगर आपने चोरी भी करी, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र कुछ भी हो, सबको जो है एक सज़ा मिलेगी, ठीक है। उसके कारण भी ये परेशान हो गए। मतलब पहले जिस चीज़ के लिए उनको कुछ नहीं बोलते थे, अब जा के जो है फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो ये सब बहरा गए, परेशान हो गए। अशोक प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज एंटागोनिस्ट द ब्राह्मण्स हु ब्रॉट अबाउट द रेवोल्यूशन लेड टू द पुष्यमित्र शुंग। अशोक इज नेवर एक्टेड अगेंस्ट। हालांकि अशोक ने ब्राह्मणों के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं किया, वो ब्राह्मणों की भी इज्जत करता था, उनको फंडिंग भी करता था, परंतु फंडिंग बहुत कम कर दी गई थी और उसके पूरा ध्यान ही दूसरी तरफ चला गया था। तो ब्राह्मण की विचारधारा से वो अब इतना इत्तेफाक नहीं रखता था, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो विचारधारा थी ये लोगों में इतनी ज़्यादा, वापस से ब्राह्मणों ने फिर से इतना फैलाया कि एक नया ब्राह्मण और इनका जो एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो उससे प्रभावित होकर, जो खुद ब्राह्मण था, ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करना चाहता था और उसको वापस से दोबारा उसी वर्चस्व पर देखना चाहता था जो पहले कई सदियों पहले वो था। इसलिए उसने जो है अशोक के बाद धीरे धीरे जितने आखिरी जो राजा है उसको हत्या करके फाइनली एक ब्राह्मण समाज की और शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी। शुंग को मैं इसके बाद पढ़ूंगा, है ना, पुष्यमित्र। दूसरा क्या कारण था, ये तो पहला कारण था कि ब्राह्मणों का रिएक्शन के कारण जो है पतन धीरे धीरे हुआ। दूसरा क्या कारण था, फाइनेंशियल क्राइसिस। अशोक के बाद क्या हुआ, द इनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी एंड द पेमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी क्रिएटेड फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। इतना ज़्यादा, अब 6 लाख की सेना, 9,000 हाथी और इनफाइनाइट पैसा जो है तनख्वाह देने में और खाना पीना और सेना को तैयार करने में हो जाता था। तो अब इनके पास पैसे ही नहीं रहे। अशोक मेड लार्ज डोनेशन टू द बुद्ध, और सारा जो पैसा था अशोक ने बुद्ध मोंग्स को दे दिया, जिसके कारण जो इनका राजा की जो क्या बोलते खजाना था वो खाली हो गया धीरे धीरे। टू मीट द एक्सपेंशन दे ऑब्लाइज्ड टू मेड। और धीरे जब अशोक के बाद जो थे वो जो राजा है उन्होंने जो इनके गोल्ड के सिक्के थे वो पिघला के काम चलाया, सोना बेच के, है ना। बोलते ना घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना, ये वही काम चल रहा था, सोना बेच के जो है खुशियाँ ला रहे थे। एक समय बाद सोना भी ख़त्म हो गया,
तीसरा कारण क्या था इनके गिरने का? ऑपरेसिव रूल्स in the provinces was an important cause of the breakdown in the empire in the region of बिंदुसार, the citizen of तक्षशिला बैटालियन। ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि बिंदुसार के समय क्या था कि जो व्यवस्था थी वो बड़ी अजीब सी थी। मतलब क्या था कि एक तो राजा एक होता था, इतना ज़्यादा कोई कंप्यूटर वाला जैसा एडमिनिस्ट्रेशन तो था नहीं, तो अब राजा को तो पता ही नहीं चल रहा नीचे क्या हो रहा है, और मंत्री खूब करप्ट हो गए, ज़बरदस्त करप्ट, श्रीलंका जैसे। और इतने ज़्यादा करप्ट हो गए कि मंत्री राजा को पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा, और मंत्री लपेटे जा रहे हैं। इतनी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के कारण जो था लोगों में भयंकर ज़्यादा जो है गुस्सा आने लग गया। इतना करप्शन, इतना ज़्यादा, कुछ तो भी लाव बना के ना लोगों पे मारे जा रहे, क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं चल रहा, वो तो ऊपर बैठा हुआ है। नीचे नीचे पूरी दुनिया भर में तो इनका राज था, पूरे MP, पूरे इंडिया में था, फिर पाकिस्तान उधर तक, हिंदू कुश तक, इधर नीचे ऊपर सब तरफ इतना बड़ा, राजा को तो समझ में नहीं पड़ती थी इतनी। तो धीरे धीरे जो ब्यूरोक्रेसी थी, इनका जो सिस्टम था वो धीरे धीरे फेल होने लग गया था, और उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हावी हो गया था, जिसके कारण लोग खुद इनका विरोध कर करके इनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। तो अशोक के मरने के बाद जब राज्य कमज़ोर होने लग गया ना, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया और अपने छोटे छोटे गुट बना के जो कबीलों में जीतने लगे, और कबीलों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। धीरे धीरे ये सब चालू हो गया था। चौथा पॉइंट है न्यू नॉलेज इन द आउटलाइन एरियाज। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। क्या कारण है? द रेगुलर यूज ऑफ द आयरन टूल्स एंड द वेपन्स इन द पेरिफेरल प्रोविंसेस coincided with the decline and the fall of the Mauryan Empire. On the basis of the material culture acquired from the Magad, new kingdom could be founded and developed. ठीक है। धीरे धीरे क्या था कि पहले केवल राजाओं के पास जो थी हथियार वगैरह होते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो लोहे के भंडार थे, लोहे के जो खजाने थे, वो अलग अलग देश में अलग अलग जगह निकलने लग गए, और जहाँ जहाँ से भी लोहा निकलता वहाँ के लोकल लोग जो है, कबीला, वो हथियार बना के राजा के और मंत्रियों के और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके खिलाफ हल्ला बोल के अपने आप को स्वतंत्र कराने लग गए। ठीक है। तो जैसे जैसे नया नया कल्चर आने लग गया, नई नई चीज़ें जब आने लग गई, नया ये सब चीज़ें सीख ली उन्होंने, हथियार बनाना सीख लिए, लोहे को निकालना सीख लिया, तो नया नया जब ये आने लग गया, नॉलेज जब आने लग गया चीज़ों का, तो लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करना चालू कर दिया फालतू की चीज़ों से। चौथा है नेग्लेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या बोल रखा है इसने कि भारत की ऐसी पोजीशन थी कि भारत के इधर से जितने भी थे, ईरान, इराक और पर्शिया वर्शिया, जितने भी ये राज्य हैं, एशिया में घुसने का एक रास्ता है पाकिस्तान के थ्रू जो आता है, और यही रास्ता जो कहाँ जाता है, ये जाता है अपना चाइना के पास। एक रास्ता यहाँ से जाता है, एक ऊपर से जाता है हिमालय को पार करके। तो हिमालय को पार करने की तो हिम्मत थी नहीं किसी में, सब यहीं से जाते थे इंडिया से होते हुए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चाइना में एक राजा था, जिस राजा का मैंने नाम लिख रखा है शिंग हुंग, जिसने 247 BC में चाइना की दीवार बना दी है ना, चीन की दीवार जिसको बोलते हैं। और वो चीन की दीवार बनने के बाद क्या वो दीवार इतनी मजबूत थी कि जो बाहर वाले राजा आते थे वो अब चाइना की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो दीवार को पार करना, फादना इनके बस की बात नहीं है। इसलिए वो क्या करते थे कि सारे के सारे राजा जो है वो भारत में घुसने लग गए। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि अब उधर जाने का मतलब था नहीं चाइना, कि चाइना जाने के लिए वो उनको दीवार पार करनी थी, कूद के जाना था, और इतनी ज़्यादा सेना, एक तो पूरा हिमालय और ये सब पार करके वहाँ जाओ, और फिर वहाँ दीवार ही नहीं कूद पा रहे हैं, क्योंकि दीवार बहुत ऊँची और बहुत लंबी थी, हज़ारों किलोमीटर तक चलती थी। तो इसलिए जो एक प्रकार की जो दीवार वाला जो कंसेप्ट था, ग्रेट वाला, जो चाइना बनने के बाद जितने भी बाहर वाले जो आक्रमण करने वाले लोग थे, युद्ध दुश्मन देश थे, वो सब भारत पे हमला करने लगे। चाइना को उन्होंने साइड कर दिया, तो चाइना को अब जीतना उनके बस के बाहर हो गया था। तो भारत तो फ्री था, ना तो यहाँ पे राजा योग्य था, ना कुछ था, तो जो आता वो लूट के ले जाता था, अपना राम राज्य चल रहा था। अशोक वॉज अनेबल टू पे अटेंशन टू सेफगार्ड एंड पासेस थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, है ना। अशोक ने अपने समय में ये सब ध्यान नहीं दिया, हालांकि अशोक इतना बड़ा था कि उसके समय तो किसी की हिम्मत भी नहीं हुई, पर अशोक के बाद जो वाले जितने भी राजा थे वो सब ऐसे ही थे। द Scythians were in the state of the constant flux due to the use of the horses. They poses serious dangers to the settled empire of the China and India. ठीक है ना। The Chinese ruler Xing Huang in 247 BC constructed the Great Wall of China in about 222 BC, shield his empire from the attack of the Scythians, but the Ashok took no such measures. ठीक है, ये वही बोल रखा है कि चाइना के जो राजा थे शिंग हुंग, इसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, और उसने ये जो थे साइथियंस, इनसे जो है अपने राज्य की रक्षा कर ली। पर अशोक जो है इस प्रकार की दीवार नहीं बना पाया। तो क्या हुआ, वो जो साइथियंस थे वो अब चाइना की तरफ नहीं जाके भारत की तरफ आ गए युद्ध करने। उनके पास घोड़े वगैरह भी थे युद्ध वाले, तो वो सब नेचुरली व्हेन द साइथियंस मेड ए पुश टुवर्ड्स इंडिया, जब वो भारत की तरफ बढ़े, दे फोर्स टू
they forced the Parthians and the Shaks and the Greek to move toward this subcontinent। और जैसे जैसे वो भारत की तरफ बढ़े तो ये जितने दूसरे राज्य थे ये सब के सब जो है भारत की तरफ दौड़े और सब के सब भारत में आने लग गए और भारत में रह के ने भारत का माल उड़ाने लग गए और जो चाइना था वो पूरी तरह से सेफ हो गया। तो अशोक ने ये चीज़ गलत कर दी कि उसको भी एक ऐसी वाल बना देनी थी जिससे राज्य प्रोटेक्ट हो जाता। अगला पॉइंट है वीक सक्सेसर। वीक सक्सेसर मतलब अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद आने वाले 5 राजा अयोग्य थे, ये तो अपन ने देखा ही है, पूरी कहानी अपन ने इतनी पढ़ ली। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एट्रीब्यूट टू डिक्लाइन ऑफ अशोक पॉलिसी है वीक सक्सेसर, ठीक है ना। अशोक 7वां पॉइंट है अशोक पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस reduce the fighting spirit in his army was another charge against him, but Ashok had never shaken his control over his empire despite following the pacifist policy, ठीक है ना। और आखिरी पॉइंट ये है कि अशोक ने जो है कलिंग वार के बाद जो है धर्म की नीति अपना ली, सबको बोल दिया कि अब कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा मैं। तो जो सेना थी वो भी ढीली पड़ गई, ठुल्ली पड़ गई कि अब कोई लड़ाई तो होनी नहीं है। उनकी तलवारों पे भी जंग लगने लग गई, कोई आता ही नहीं, छुट्टी मना रहे, सो रहे घर पे। ट्रेनिंग चल रही, बोला ट्रेनिंग पे जाना है तो बोला अरे जाओ यार तुम सोना है, ठीक है ना। तो इसको जाता ही नहीं। तो जो सेना थी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है अयोग्य होती जा रही थी, ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे थे, युद्ध ही नहीं होता था। सबको बोल दिया कि भैया आप प्रेम करो, धम्म को फॉलो करो, अहिंसा मत करो, ये मत करो वो मत करो। तो जो सेना थी 6 लाख लोगों की, 6 लाख और 3 लाख और पता नहीं कितनी 10 लाख हाथी थे उसमें, 10,000 9,000 इतना सेना जो है वो सब बेकार हो गई। और सेना बेकार हुई तो सेना का जब युद्ध करने का समय आया वो सेना ठुल्ली हो गई, उनको तलवारें चलानी ही भूल गए, तलवार ही सड़ गई, लड़ ही नहीं पाए। तो धीरे धीरे जो है वो सब खत्म होने लग गया। हालांकि अशोक के समय तक जो है राज्य सभी राजा डर के रहते थे, इस वजह से किसी ने हमला नहीं किया। पर अशोक के बाद वाले जितने भी राजा थे उनके समय ये जो कमज़ोर सेना थी वो उन राजाओं की राज्य की रक्षा नहीं कर पाई और धीरे धीरे जो है वो राज्य मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गई। और आखिरी राजा जो था भरतद्रथ, उसको अपने मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने मारकर मौर्य डायनेस्टी का अंत कर दिया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी। तो ये जो है कंप्लीट होता है अपना मौर्यन एम्पायर, ठीक है। ये 7 पॉइंट है मौर्य डायनेस्टी को खत्म करने के। मैंने 5 क्लासेस ली है, आप 5 क्लासेस को बहुत अच्छे से जाइए, उसमें सभी चीज़ें डिटेल में दे दी गई है, इसके बाहर कुछ नहीं है। आप इसको डिटेल में देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है ग्रैब करने की कोशिश करें। अगले क्लास में अपन आगे का देखते हैं। थैंक यू। Vai dar uma lista.